नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त कहाँ? नेशन नाव पर। नेशन नाव है हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। फिलहाल जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so the Prime Minister coming in tomorrow to inaugurate the 141st session of the International Olympic Committee's 141st session. That's interesting. That's really and truly interesting. Most important thing is in Mumbai. Yes, considering the fact that India won how many? 107 medals in the Asian Games. That's huge for us. Still nowhere near China's 350, of course, but still. This is the first time that we've crossed three figures. पिछली बार ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान को बहुत मेडल मिले हैं साहब, 71 मेडल मिले, 71. वाओ। टारगेट 100 अचीव्ड। मोदी जी ने कहा कि रियलिस्टिक टारगेट पर चलिए, 100 जीत के आइए, और 100 पार कर दिया। इस बार 100 पार, जबरदस्त, बिल्कुल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मुझे लग रहा है कि अगली बार हो सकता है 200 पार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। Might happen. Leadership makes all the difference. Yes, and the commitment of the government. Yes, बिल्कुल सर। And most importantly, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि it's not just lip service. मतलब मोदी जी ने कह दिया lip service हो गई, हाँ भाई स्लोगन बन गया। They've actually followed up. They've actually got people to work on it. सबसे बड़ी बात ये हुई है. And I think that's brilliant, considering the facilities which have been provided to the athletes, the rewards which have been given to the athletes, all the sportsmen and women have been told, hey listen, you don't have to worry, your family, now start working and get us the medals, and they've got them. And the budget allocation was there, and you said तरह के evaluation was there, कि how the performance, and things went on. We found the most गरीब से गरीब बच्चे मेडल जीत के आए हैं। That is the most important thing. That shows, जो बोलते हैं कि नया इंडिया, full of energy, full of vitality. अरे भाई कोई प्रदीप जी, कोई बेचारे लैंडलेस फार्मर का बच्चा है, एकदम बिल्कुल, कोई सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, कोई मतलब somebody is the daughter of a maid servant, and look at how they perform. Amazing. मतलब many are from Mumbai itself, and they are very very poor, extremely poor family. Yes. और वो it's a great boost for the country कि here is an India where गरीब से गरीब बच्चा आप में talent है तो you can reach anywhere that you want. सर ये आपका झंडा जो है उसका रंग अलग क्यों लग रहा है? सैफरन लग रहा है, और मेरा जो झंडा है वो ऑरेंज लग रहा है, ये क्या चक्कर है? चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अमेजिंग, राइट। एंड एट द मोमेंट from the BJP, whom do we have? Do we have Mr. Sanjay Thakur or do we have Mr. Ganesh Hake? Ganesh Hake ji. Whom do we have? Ganesh Hake ji. गणेश हाके साहब, तो यहाँ संजय ठाकुर लिखा है जी। गणेश हाके जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। सर बड़े दिनों के बाद, क्या नाराज थे हमसे? क्या हो गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो इतने दिनों के बाद क्यों? नहीं बस, हाँ सर, एरिया में बिजी थे आप? हाँ सर, इधर अभी भी एरिया में हूँ। अभी भी मुझे 6:30 बजे, 6:45 बजे आपके इसने इन्फॉर्म किया तो मैं ज्वाइन हो गया सर। मुझे जब टाइम रहता है तो मैं यस ऑन। क्या बात है सर। लेकिन वही हम बात कर रहे थे अभी, प्रदीप जी और मैं जो बात कर रहे थे, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना कि मोदी जी आ रहे हैं कल मुंबई और 141वीं मीटिंग हो रही है, सेशन हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। उसका इनॉग्रेशन करेंगे कल यहाँ पर आकर के। और भारत की जो परफॉर्मेंस रही है इस बार एशियन गेम्स में, माशाल्लाह, क्या जबरदस्त, फैंटास्टिक। मतलब दैट शोज लीडरशिप सर। वो मतलब आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीडरशिप। हर एक को मालूम है कि यार देखो ये मोदी सरकार है, हमारे साथ खड़ी है, सबसे बड़ी बात है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर, प्लीज? हेलो जी बोलिए सर। हाँ सर, ये आप पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं जी, जिस तरह से G20 के अध्यक्ष हमारे पंतप्रधान बन गए हैं जी, तब से जो विश्व में एक बहुत बड़ा अपने नेशन का एक माहौल बन गया है जी। और ये माहौल ऐसा ही कुछ बना नहीं है। हमारे जो लोकप्रिय पंतप्रधान है
इन्होंने जिस तरह से, अभी तो G20 के कई अध्यक्ष इसके पहले भी हो गए थे, और उन्होंने भी अपनी अध्यक्षता में जो जो कुछ करना है तो किया था, लेकिन हमारे जो पंतप्रधान है, हमारे जो मोदी जी है, इन्होंने G20 का अध्यक्ष बनने के बाद जो पूरे विश्व को हिला दिया है, और नॉट ओनली दैट, कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो सब्जेक्ट विषय नहीं आए थे, जो विश्व कल्याण के बारे में, जी, वो विषय लेकर हमने ये जो हमारा जो कार्यकाल है हमारे पंतप्रधान मोदी जी का, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बता दिया है कि देश कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, और किस ढंग से ये नेतृत्व करना चाहिए। ये लोगों को, सिर्फ दुनिया को, अभी विश्व को हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने बता दिया है। तो जबरदस्त जी। अभी तो हम पूरे विश्व में सर बजाज साहब छा गए हैं, और लोग हमारी प्रशंसा नहीं बल्कि हमारा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपने वो देखा होगा। तो हमारी ये जो देश के पंतप्रधान है, हमें गर्व महसूस होता है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके भी हमें गर्व महसूस होता है। और लेकिन यहाँ पर गणेश आगे साहब ये बताएं, एक और चीज़ की मुबारकबाद देनी पड़ेगी आपको, हम सबको। यस, हाँ, आज सुबह सुबह कोई 250 के करीब हिंदुस्तानी जो इसराइल में फंसे हुए थे, उनको हाँ। वापस लाया गया सर। अभी और भी आ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि एक भी इंडियन, एक भी हिंदुस्तानी भारतीय कहीं पर भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो, भारत को जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा, ताकि हमारे जितने भी नागरिक हैं सब लोग बड़े सेफली, सुरक्षा से वापस आ जाएं। द प्लेन लैंडेड इन दिल्ली दिस मॉर्निंग। फैंटास्टिक सर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली वंडरफुल। बजाज साहब, जी, जब भी हमारे इस देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, मुझे आज हमारी स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज जी की याद आती है। जी, जब वो परराष्ट्र मंत्री थी, तभी भी ऐसे कई प्रसंग हमारे देश के ऊपर आए थे, और तब हमारी सुषमा स्वराज जी ने भी, जो आज हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने किया, हमारे विदेश मंत्री ने किया, वैसा ही हमारे सुषमा स्वराज जी ने, अभी तो उससे भी बहुत मुश्किल ऐसी बातें थी, तभी सुषमा जी ने हमारे देश के कई नागरिक जो फंसे हुए थे, उधर से लोगों को लाने का प्रयास किया, नहीं, उन लोगों को लाया, और बहुत बड़ा, यानी देश में एक बहुत मुसीबत ऐसा काम उन्होंने तभी किया था। और वैसा ही काम आज हमारे माननीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में जो सरकार ने की है, कि इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक है, उनको आपने कहा कि सुरक्षित, हमें गर्व महसूस होता है। मुझे बहुत उनको अभिनंदन मुझे करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे कोई भी इस विश्व में भारतीय नागरिक के ऊपर कोई भी ऐसी बीतती है, तो हमारे ये गवर्नमेंट, हमारे नेता माननीय मोदी जी और उनकी जो टीम है, वो जिस तरह से काम करती है, उसका सचमुच वो गौरव करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। 212 Indian nationals came back this morning, and more are expected practically every day from now under an operation called Operation Ajay. Operation Ajay. Operation Ajay. Really wonderful. इसके पहले सर नहीं होता था, बहुत कम होता था, अगर होता भी था। और आपने सुषमा जी का नाम लिया। नहीं, मैं ये भूल गया सर कि मैंने इसलिए शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ पे सरकार थी, अटल जी की सरकार रही, और ये अभी पिछले 9 साल से हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, ये सभी अभी ये नए 9 साल और पिछले हमारे अटल जी के काल के भी, अगर अपन तुलना करनी ये कांग्रेस और के साथ, यूपीए के सरकार के साथ की ना, तो ये लोगों ने ऐसा कोई भी काम इसके पहले नहीं किया, ये जो हमारे लोगों ने किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंस तो लोगों को तो पता चलता है, ऐसा लोगों को मालूम है कि ये किस तरह से करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं
कि हमारे विश्व में, हमारे इधर सभी देश में हमारा इतना एक क्या है कि एक इंप्रेशन है हमारा भारत का, हमारे मोदी जी का इंप्रेशन इतना है। हम बहुत इससे कहते हैं कि लोग सब दुनिया टेररिस्ट जो पाकिस्तान तो जिसे जो टेररिस्ट लोगों को जो आसरा देता है, संभालता है, वो पाकिस्तान को सब दुनिया डरती है, एक विश्व डरता है। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान डरता है। ये क्यों डरता है? तो ये ही वजह है सर कि जो आज हम कर रहे हैं, हमें मालूम है कहीं भी रहो, हमारे देश के नागरिक कहीं भी फंसे हुए हो, हमको उससे कहीं से किसी प्रकार से भी हम गणेश हाके उसको साहब, निकालना है। यही मोदी साहब ने क्लियर कट दिखा दिया कि जहां इजराइल हमास अटैक है, टोटल निंदा किया टेररिस्ट अटैक का, इजराइल को सपोर्ट किया रिटेलिएशन के लिए, बोले कि वी बिलीव इन इजराइल्स राइट टू रिटेलिएट। आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि हम 2004 से लेके 2014 तक ऐसे ही इजराइल का हालत हमारा था कि जब भी आए ट्रेन का ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया में ब्लास्ट हो गया। उन्होंने कहा 2008 में भी दिल्ली ब्लास्ट हो गए, उसके बाद जो बाटला हाउस एनकाउंटर हो गए तो उसमें कांग्रेस ने आतंकवाद के लिए आंसू बहा है, और जो पुलिस अधिकारी मरा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और 26/11 के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिटेलिएशन कुछ नहीं किया, हम सिर्फ फाइल पे फाइल देते रहे पाकिस्तान को कि कुछ कीजिए कुछ कीजिए। और यहां मोदी जी ने उरी पठानकोट के बाद सीधा बालाकोट एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल एयर स्ट्राइक, ये रिटेलिएशन। तो क्या ये मोदी साहब ये दिखा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद में बीजेपी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता? हाके साहब। हाँ सर, और हाँ, यानी बहुत अपने अच्छा सभी हमारी बातें हमको याद दिलाई। लेकिन आज ये जो फिलहाल जो इजराइल में जो हुआ है, उस हमले की हमने तो निंदा की है और इजराइल को हमने सपोर्ट किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग वहां जो टेररिस्ट है उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पे हमारे कांग्रेस के लोगों ने टेररिस्ट लोगों को भी सपोर्ट किया है। इसकी वजह से पूरे देश को परेशान करने वाले टेररिस्ट है, इनको ये संभालने का काम ये कांग्रेस वालों ने किया है। इसके लिए कई सालों में नए नए अभी पिछले हमारा जो सरकार 2014 से यहाँ पे आई है, तब से ये टेररिस्ट लोगों को खत्म करने का, इनको यानी यहाँ से भगाने का ये पूरा काम हमारी सरकार की है। गणेश हाके साहब, एक सवाल है आपसे कि हमारे देश के सुरक्षा के बारे में ये कांग्रेस वालों को कोई भी चिंता नहीं उनकी नहीं दिखाई देती। ये हमेशा जो लांगुल चालन हमारा शब्द है हमारा, ये लांगुल चालन करने में भी हमेशा परेशान है, वोट की राजनीति करने में भी है ये लगे हुए हैं। और इनको लगता है कि हम अगर ये पैलेस्टाइन, जॉर्डन, सीरिया ऐसे देश को हम अगर दुखाएंगे तो यहाँ के मुस्लिम वो हमारे हमका साथ छोड़ देंगे। इसके लिए उनकी ये वोटों की राजनीति करने के लिए ये कांग्रेस ये अपना जो इजराइल में जो हुआ, जो है हम जो हमला हुआ है, जो वहाँ के इतने लोग मर गए हैं, ये इसको इसका निंदा करने के बजाय उसका समर्थन कर रही है। और वो पैलेस्टाइन लोगों को उनकी जो अतिरिक्त जो संगठन है उसको ये समर्थन दे रही है। ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्य की बात है। गणेश हाके साहब, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, हाँ, पर्सनल सवाल है सर। तबीयत कुछ खराब है क्या आपकी? हाँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है सर। लग रहा है सर, आपकी आवाज से लग रहा है। बट विच इज व्हाई आई मस्ट थैंक यू अगेन, and this is for you. We must thank Mr. Ganesh Hake again for joining us in spite of the fact that he is clearly not well. Yes. लेकिन no, यहाँ पर सर, don't mind sir. Yes. लेकिन यहाँ पर सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आपने मेंशन किया, सॉरी वो बात रह गई, सुषमा स्वराज जी का आपने जिक्र किया। सर पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब सुषमा स्वराज जी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी 2009 में, सॉरी 2014 में, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि उनको ट्विटर पर अगर आप मैसेज भेज देते, देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं, कि भाई देखिए मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, और आप कृपा करके हमारा जो कॉन्सुलेट है या हमारी जो एम्बेसी है या हाई कमीशन है उसको प्लीज़ बता दें कि मेरी मदद करें।
सुषमा स्वराज जी यूज्ड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट। पहले क्या होता था सर, प्रदीप जी गवाह हैं इसके, पहले क्या होता था, हमारे जो कॉन्सल जनरल होते थे, कॉन्सुलेट होते थे सर, सैटरडे संडे को तो कोई बात ही नहीं करता था पूरी दुनिया में, और जो हिंदुस्तानी फंसा हुआ है उसको इधर उधर से किसी और की मदद लेनी पड़ती थी वापस हिंदुस्तान आने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ कॉन्सुलेट्स जितने थे हमारे पूरे दुनिया में, पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी ड्यूटी है कि यू आर हियर टू सर्व, आप यहाँ पर भारतीयों की सेवा के लिए हैं, याद रख लीजिए, वरना दे यूज्ड टू थिंक दे आर ऑन अ हॉलिडे। गणेश आगे साहब, ये इतना बड़ा बदलाव आया, कहने की हद नहीं, मानना पड़ेगा इस बात को। और मैं चाहता हूं कि इस बात को जरा अच्छी तरीके से बताया जाए सबको कि किस तरीके से मोदी सरकार ने, जो इंडियन एम्बेसी हुआ करती थी, अरे लोग डरते थे दरवाजे तक जाने में, वहां के जो गार्ड हुआ करते थे, बाकी होते थे, इतनी बदतमीजी से बात किया करते थे। आज की तारीख में सबसे पहली चीज होती है, क्या हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं है, आप इधर आइए प्लीज। गणेश आगे साहब। भाई ये साहब बहुत अच्छा तुमने याद दिलाया, सच है ये कि 2014 के पहले की ये जो प्रशासन की स्थिति हो, मंत्रालय की स्थिति हो या एम्बेसी की स्थिति हो, ये सभी जगह अपने अपने काम में सब मशगूल थे, अपने अपने पर्सनल लाइफ में मशगूल रहते थे। हम भी कभी बाहर गए, वहां गए ना, तो वो लोगों को ऐसा आप बोले जैसा है कि वो दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता था, उनको बताना था। आपने बराबर कहा, 2014 के बाद एम्बेसी रहो या सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी रहो या कोई भी मंत्रालय में, मिनिस्टर के मंत्रालय से लेकर सभी ऑफिस में ये सभी को एक डिसिप्लिन और नेशन के प्रति, उनके ड्यूटी के प्रति एक महसूस करने वाली बात इस सरकार ने कर दी है। और इसीलिए मैंने आपने कहा कि जो मेरा सौभाग्य ऐसा था कि मैं एक हमारा प्रवक्ताओं का वर्कशॉप दिल्ली में मुझे हो गया, उसमें हमारी नेता, लाडली नेता, तब वो आपने कहा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, तो वो हमें उनकी पॉलिसी बताने के लिए हमारे प्रवक्ताओं के ये एक लेक्चर रखा था जी। तब उन्होंने हमें सुषमा जी ने हमें एक घंटे का लेक्चर दिया था। तो सचमुच मुझे तभी गर्व और बहुत अभिमान हुआ कि ऐसी एक राष्ट्र मंत्री और ऐसा एक देश कि अपने देश के एक सामान्य नागरिक के प्रति कितना, यानी कि जो आत्मीयता दिखाता है और खुद के अपने फैमिली का कोई मेंबर है, इतनी चिंता करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी कर सकता है। ये कांग्रेस के नेता जो बात करते हैं सिर्फ, लेकिन ऐसी कोई जब मुसीबत आती है, ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण होती है, तो ये घर में बैठते हैं, ना उनके लोग काम करते थे, ना ऑफिसर काम करते थे, ना एम्बेसी काम करते थे। ये सच है। अभी सब लोगों को काम को लगाने का काम हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका एक और इफेक्ट हुआ है, एक और, क्योंकि बात चली है तो बात निकलती है जब तो दूर तक जाती है। क्या करें अभी उसके बारे में, लोगों को बुरा लगे तो बुरा लगे। अरे पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 बजने के पहले हर कोई अपनी सीट पे होता है दिल्ली में। सर दिल्ली के ऑफिसेज में, नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, बाकी सेक्रेटेरिएट्स में, उद्योग भवन में, कृषि भवन में, रेल भवन में, शास्त्री भवन में, पहले कोई 11:30-12 बजे के पहले को दिखता नहीं था। आज की तारीख में 9:30 बजे नहीं, आप अपनी सीट पर हैं। ये हुआ है। Yes, sir. Which is amazing, which is absolutely amazing. Yes. But I'm really proud of it. I'm really proud of नहीं kind of thing that बजाज सर, क्योंकि जब नेता जैसा लीडर होता है जी, वैसे जो जनता बनती है, जनता होती है। हमारे पंतप्रधान भी 18 घंटे काम करते हैं, जो उनको वो उनके अभी तक 9-9.5 साल में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली सर। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली सर। Not one, correct. और 24 आवर्स देश के बारे में, देश के जनता के बारे में, अभी तो विश्व के बारे में सोचने लगे सर। ना थाईलैंड गए, ना इटली गए। यही तो कई देश, ब्रह्मदेश सर, बजाज सर, ब्रह्मदेश, नेपाल, ऐसे हमारे पड़ोसी देश को भी हमारे
कई कुछ ऐसे पंतप्रधान थे कि उन्होंने विजिट नहीं की थी, जी और पूरा वर्ल्ड से वो विजिट करके उनके साथ बहुत मैत्री का नाता जुड़ाने के लिए हमारे पंतप्रधान हमेशा अग्रसर रहे हैं। सर, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, छोटी सी बात है, हाँ। क्योंकि आपने सुषमा स्वराज जी की बात छेड़ी है, माय फेवरेट हाँ। सब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी। यस यस सर, ऐसा कोई था, बात सुषमा स्वराज जी वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी स्कूल गर्ल्स का एक डेलीगेशन आया था दिल्ली में, वो फंस गया था यहाँ पे दिल्ली में। नहीं। मिसेस सुषमा स्वराज टुक पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनली सबको बाहर निकाला, उनको सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट तक पहुंचाया, और वहां पर एयरपोर्ट के लाउंज में उनके साथ बैठी और बड़े आराम से हर एक से बात करी। मतलब इस किस्म का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी मंत्री का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और तो और छोड़िए, और ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? ये सुषमा स्वराज जी ने नहीं बताया, हमारी प्रेस ने नहीं बताया, इनफैक्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज भी इशू नहीं हुआ इस बात पे। ये पाकिस्तानी चैनल्स पर जब उन लड़कियों का इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया, तो हमें मालूम पड़ा कि सुषमा जी ने इतना बड़ा काम किया है। गणेश जी। यस सर, वही बोल रहा हूँ किसी, ये आपने कहा ना सर, बहुत अच्छा वर्ड्स यूज किया कि जो पर्सनल जो यह है कि व्यक्तिगत रूप के नाते अपने देश के बारे में कोई भी बात रही तो वो अपना ध्यान देकर करना, ये हमारे सुषमा जी का ये था। जबरदस्त है सर, जबरदस्त। यस सर, ये तो बात हो गई सुषमा जी की और नरेंद्र मोदी जी की, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सर, ये जो मराठा रिजर्वेशन की जो बात है, इसको सॉल्व कैसे करोगे सर? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है सर। एवरीबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू आइदर वे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके ऊपर ब्लेम आने वाला है सर। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने बहुत आसान बनाई थी जो पुरानी बात हो गई ना, स्टेट नहीं हमने बनाई थी। हमने उसके लिए जो कुछ करना है वो सर्वे करके कमेटी बनाकर, वो जो हमारा ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हो गया था उसके लिए हमने फिर बाद में कानून बनाया, कानून बनाकर ये लोगों को रिजर्वेशन दे दिया, मराठा समाज को रिजर्वेशन। हमारी नीयत मराठा समाज को आरक्षण देने की थी, है और रहेगी सर। लेकिन इधर जो 3 साल ये सरकार थी यहाँ पे, ये सरकार ने मराठा आरक्षण जो दिया था वो गमा दिया इन्होंने। हम हाईकोर्ट तक लड़े, हाईकोर्ट तक हमारी सरकार ने इतने बड़े बड़े वकील लगाए, बहुत बड़े यानी कानून के पूरे हिसाब करके और जीते, स्टडी करके हाईकोर्ट में ऑर्डर आपके फेवर में आया। हाँ, हाईकोर्ट में हम जीते जी, हाईकोर्ट में, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी सर। हम जो अगर ऐसा है तो कानून हम बनाते नहीं थे, कानून मैंने स्पेशली कानून बनाया, इन लोगों को आरक्षण दे दिया, और ये सब हमने किया। लेकिन इन्होंने जानबूझकर, ये जो सरकार थी उन्होंने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। कितनी बार वो सुप्रीम कोर्ट इनको पूछता था कि हेयरिंग के बारे में, हेयरिंग सुनाने के लिए आप आपका केसेस को क्या आपका कहना है बताओ, लेकिन ये कभी भी वहां सुप्रीम कोर्ट में वो गए नहीं, ध्यान नहीं देते थे। इनके कोई लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट को इन्होंने कभी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग नहीं ली, इनको कभी बताया नहीं कि बाबा ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये हमको जीतना है, इसके लिए क्या क्या करना है, ऐसा कोई कभी मीटिंग लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा मराठा समाज को दिया। साहब, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने आलोचना किया है राहुल गांधी जी का, बोले कि आप क्या बात करो, हमारे ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, हमारा मोदी साहब ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। 75 इयर्स में अगर कोई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर 2 काम किए हैं, मोदी साहब है, उससे पहले देवेगौड़ा। आपने कभी ये किया ही नहीं। आपके कितने प्राइम मिनिस्टर थे कि कोई भी ओबीसी तो था ही नहीं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना भी किसने विरोध किया था? चिदम्बरम ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में विरोध किया था। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने लैश आउट किया राहुल गांधी जी के, बोले कि आप प्यार और मोहब्बत के दुकान बोल रहे हो, नफरत के दुकान है। वहां कोई दुकान नहीं। जो मोदी साहब बोल रहे वो नफरत, परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के दुकान है।
तो ये आज जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने राहुल गांधी जी का पूरे आलोचना किया, ओबीसी रिजर्वेशन हो या कास्ट बेस्ड सेंसस के हो, बोले कि आपके इरादे ठीक नहीं है, आपने कभी नहीं किया। गणेश आगे साहब। सर, आप पूरे स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार में कितने मिनिस्टर्स एससी के थे, एसटी के थे, ओबीसी के थे, उसकी जरा सा अपन क्या करें, हिस्ट्री देखे तो वो हिस्ट्री देखकर आपको पता चलेगा कि हमारे ये मोदी सरकार में जिस तरह से हमारा देश का, ये मैंने हमेशा कहता हूं और अभी आज मैं आपको बार दोहराऊंगा, ये ऐसा पंत प्रधान है कि जो जाहिर सभा में लोगों को कहता है कि मैं इस देश का पंत प्रधान, इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के ओबीसी समाज से हूं, मैं उनके लिए, वो उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, ऐसा कहने का ये जो धाड़स बोलते हैं उसको हमारे इसमें, तो वो धाड़स करने वाला ये पहला पंतप्रधान है। और गौरव से कहता है, अभिमान से कहता है कि मैं ओबीसी हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं इस देश का सेवक हूं, ये गौरव से कहता है। तो हमारे अभी ये तो छोड़ दीजिए, इन लोगों का हमने इतिहास अगर निकाल दिया ना, तो ये एससी के लोगों को एक मिनिस्ट्री देते थे, वो भी कौन सी, वो समाज कल्याण मंत्री बनाते थे। एक मुस्लिम को मंत्री बना देते थे, अल्पसंख्यक मंत्री बना देते थे। वो ट्राइबल का कोई मिनिस्टर बनाना है तो क्या करते थे, वो आदिवासी मंत्रालय उसके पास सौंपा देते थे। हमारे नरेंद्र मोदी के मिनिस्ट्री में 27 ओबीसी मंत्री है, 11 आदिवासी मंत्री है, 13 महिलाएं हैं मंत्री हमारी इसमें। ये अगर आपने देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा न्याय, सामाजिक समरसता, न्याय देने का काम इसमें कोई दो राय नहीं है सर, इसमें कोई विवाद नहीं है, सीधी सादी बात है। तो ये इन लोगों को अधिकार नहीं है सर, सामाजिक समरसता के बारे में बोलने का। ये राहुल गांधी और ये दूसरे कांग्रेसी लोगों को ये अधिकार भी नहीं है उन लोगों, जिन्होंने हमेशा समाज में हमेशा, यानी क्या बोलते हैं उसको, तोड़ा तोड़ी का राजकारण किया, लांगुल चालन किया, ये अल्पसंख्यकों को डराया हमेशा। अरे देखो, भाजपा वाले तुम्हारे विरोधी है, तो वह सत्ता में आएंगे तो तुमको हकाल देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, ऐसा डराने का काम करके उनके वोट अभी तक ले लिए हैं। सर वो तो सीएए के दौरान भी देखा था हम लोगों ने, उसमें क्या है, जब सिटीजनशिप का कानून पास हुआ वो तो देखा ही था ना, मुसलमानों को कह दिया गया कि तुम्हारी सिटीजनशिप जारी है, नागरिकता जारी है। भाई भारत के मुसलमानों के बारे में जो कानून है, नरेंद्र मोदी उनको इतना डरा दिया, कहने नहीं, मतलब ये नरेंद्र मोदी हर एक इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, उनको लगता है ये प्राइम मिनिस्टर हमारा है, मेरा है, नरेंद्र मोदी मेरा प्राइम मिनिस्टर लगता है। सर एक क्रिटिसिज्म है आपके खिलाफ गणेश आगे साहब, जिसका अभी तक ठीक जवाब आपसे नहीं मिला है, आपसे मतलब बीजेपी से, वो है मणिपुर के ऊपर। सर 21 या 20 अप्रैल से मणिपुर जल रहा है, आज भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई है पूरी तरह। उसके ऊपर सर भारतीय जनता पार्टी एक पूरी स्टेटमेंट क्यों नहीं लेकर के आती, सरकार एक पूरा व्हाइट पेपर क्यों नहीं देती है सर, ये तो बताएं। इजराइल के ऊपर, सर पूरी बात सुन लीजिए, इजराइल के ऊपर, इजराइल पे हमास का हमला हुआ, इतना दुर्दैव हमला हुआ, मतलब दिल दहला देने वाले वीडियोस वहां से निकले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एकदम वहां पे ट्वीट किया, ये किया, वो किया, वो किया। सर मणिपुर के ऊपर उनको 78 दिन लग गए बोलने में, आप बताइए ना सर, ये आपको पता नहीं है ये इम्बैलेंस है? नहीं सर, सुनो सर जी, बोलिए कि हमारे अभी ये विषय पर ये हंगामा होने वाला है, और ये इसी विषय पर हंगामा लोग हमारे अपोजिशन वाले करेंगे, हमें पता था। और मोदी चुप क्यों बैठे हैं, मोदी चुप क्यों बैठे, वैसे हमेशा जब तक मोदी नहीं बोलते थे तो उन्होंने ऐसे आवाज करते थे हम, इसलिए मोदी साहब ने और हमारे गृह मंत्री, हमारे नेता अमित शाह साहब ने ये मणिपुर के बारे में, वहां की जो फैक्ट्स है और फिगर्स है, वो संसद में, लोकसभा में और अपने राज्यसभा में भी बहुत अच्छे तरीके से उस वहां की सिचुएशन, वहां की परिस्थिति और हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को अवगत किया है और फैक्ट्स बताया है। और परिस्थिति पूरी बदल रही है सर, आप विश्वास रखो,
और लोग वहां के पूरे बदल रहे हैं, और वहां का ये जो प्रॉब्लम है ये हल करने में ये सरकार हम ये कोई कम नहीं कर रखेगी, और ये वो प्रॉब्लम वहां का होगा। It won't, it won't be, it क्या won't be, it won't be so ये easy. क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम No, है sir, it will not ये be कोई easy. ये लोगों को भड़काने का, लोगों को वहां पर ये करने वाले लोग है ना सर। राहुल सर, गांधी वहीं पर नहीं है सर, यहाँ के उधर लोग जाके नहीं हैं। वो पेट्रोल डाल रहा था उधर। सर वहां ये पे उनको चाइना तो वहां साथ पे में उन्होंने है, मणिपुर, म्यांमार साथ इनकी में इच्छा है। मणिपुर जलाने की भी इनकी इच्छा है सर। मणिपुर गणेश शांत आगे करने की इच्छा साहब, नहीं है। हाँ, गणेश हाँ। आगे साहब, मैं अमित शाह जी की ही स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। जब तक वहां का जो ड्रग माफिया है, कोकेन उगाने वाले जो वहां पे जितने भी ड्रग लॉर्ड्स हैं जो म्यांमार में रहते हैं और दूसरी तरफ चाइना के बॉर्डर पर रहते हैं, जब तक आप उनका सफाया और उनका खात्मा नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। 2 या 3 साल के बाद दोबारा भड़केगी। गणेश आगे साहब सुन लीजिए मुझसे। वो उसी नहीं वो सर अभी जी। जब हमारे अमित शाह साहब ने पूरे देश के, तो बोडोलैंड हो, देश में जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी ये अतिरेकी है, सब लोग हैं, उन लोगों का खत्मा करने का काम पिछले हमारे 4-5 साल में हमारे अमित शाह साहब ने किया है। और वहां पे भी आप जो बोल रहे बराबर है। जब तक ये ड्रगिस्ट, ये जो बाहर के चीनी और म्यांमार के लोग वहां के घुसकर वहां पे ये लोगों को जो जब तक ये करेंगे तब तक वहां पे रहेगा। ये बराबर कहा हमने। और वो कैसे उस पर हल करना है, कैसे उस पर इलाज करना है, इसके बारे में अब वो पूरे तरह से उसे प्लान किया हुआ है। वो प्लान करके वो यहाँ पे वो जो उनका बंदोबस्त करना है वो बंदोबस्त हमारे अमित शाह जी I करेंगे। hope so. प्रदीप जी, आगे साहब, आज प्राइम मिनिस्टर जी। मोदी जो बोले गर्व करने वाली बात है, जो महिला रेशो है जो 1028 to 1000 हो गए पहले बार। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे स्कीम, महाराष्ट्र में लेख लड़की स्कीम, ऐसे स्कीम से जो अपने जो बच्ची है, लड़की है, उनका प्रोत्साहन, फैमिलीज को प्रोत्साहन करके जो रेशो, सेक्स रेशो आपने बढ़ा दिया। मोदी साहब ने कहा कि दिस ग्रेट अचीवमेंट, और उसको मानना चाहिए, बड़ा अचीवमेंट है इस देश के लिए कि जो हमेशा फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत बुरी तरह से होते थे नॉर्थन स्टेट्स में कि लड़की पैदा हो गया तो उसको मार डालो। ये पूरे वातावरण को जिस प्रकार से चेंज कर दिया कि अभी लड़की पैदा हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे, इतने साल पढ़ाया तो आपको इतने पैसे, ये बहुत मोटिवेशनल स्कीम्स लाके आपने पूरे सेक्स रेशियो को चेंज कर दिया। ये बहुत अप्रिशिएट वाली बात है, और महाराष्ट्र में भी कर रहे हो। यस सर, देश में पहली बार इतनी अच्छी स्कीम बेटी के लिए, बेटियों के लिए हमारे महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस की है। लखपति, जब बेटी पैदा होगी तभी उसको लखपति कहेंगे, ऐसी स्कीम हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परसों भी अनाउंस की है। और आपने कहा बराबर है कि हमने ये रेशो भी बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है, कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग स्कीम भी ला रहे हैं। ये थिंकिंग है सर, ये हमारा विचार है। ये कोई क्या बोलते काम बोलकर नहीं, बोलकर हमारा एक ये आप क्या कहते हैं उसको, कि हमारा एक कर्तव्य बोलकर हम ये काम कर रहे हैं। Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us in spite of the fact that you are ill. आपकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद आप हमारे साथ आए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऑपरेशन अजय अभी भी जारी है। आई थिंक डे आफ्टर टुमारो अनदर बैच ऑफ इंडियंस विल बी कमिंग बैक फ्रॉम इजराइल। अब जितने भी लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं सबको सुरक्षित भारत सरकार वापस लेके आ रही है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू। वेरी गुड एंड वेरी वेल डन, रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आके साहब जरा, आप बहुत 1-2 महीने के बाद आए हमारे शो में, बजाज साहब के शो में। ओ बराबर है सर। यस सर, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में जरा वीक लग रहे हैं, थोड़े से कमजोर लग रहे हैं आगे साहब। हाँ था है सर, बराबर है। मुझे लग रहा है सर, अभी तो नवरात्रि आने वाली है परसों से, तो फिर दोबारा फास्ट करेंगे आप और कमजोर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यस सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। I'm really proud of the government of India, what they've done, and bringing back so many people. Sir, but then the governments have always done that. It's not as if they're doing it right now. Sir, I'm really impressed by the way that जो पहले कुछ साल पहले हम लोग we were worried about female infanticide. Yes. Today we have access females. I mean that's a thank God for that.
I mean, it's fantastic. I mean, जो 1000 हम स्कूल बुक से देख रहे थे कि we are behind where females are ratios adverse. आज we have overturned and you got a positive female ratio more than 1080 to 1000 or something. That's it's a great achievement in itself. The problem is the problem still persists in places like Haryana and a few other such places, of course. What you're talking about is the overall male yes, to female yes, ratio yes. in the country, बिल्कुल. which has definitely improved, which is fantastic. And by the way, Maharashtra has taken the lead in that. Maharashtra शुरू से ही फीमेल सेंट्रिक रहा है. आपको याद होगा सर, और ये हमारे दर्शकों को भी बता दें, Maharashtra is the first state where women ventured out of the house to work in an office. सबसे पहली बार अगर महिलाएं दफ्तर में काम करने को गईं, वो महाराष्ट्र में गईं. सबसे पहली बार अगर महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो महाराष्ट्र में लिया. मतलब politically, not armed rebellion of course there were so many all over the place. तो जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र हमेशा इसमें अग्रसर रहा है. And after that, all the states in the south, especially Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh. Now these are the states where women have been leaders in areas where you never expect them to be there, especially in Uttar Pradesh or in Bihar or in Haryana. Now Maharashtra and other states to the No, south all of pan the India, it's a fantastic achievement. Yes, it is. Pan India, it has gone more than the male ratio. Yes. It was always the adverse ratio of female is concerned. And Northeast has always been women-centric anyway, you know, so the women have always been leaders in the Northeast. I hope this trend continues. I really and truly hope this trend continues. And I really hope crimes against women also come down. It's not just enough to have more women and, you know, or an equal male to female ratio. But the relief is from, we were fighting female infanticide, where child born, if it's a girl, was being killed, to it's an about turn. We have more and more females than female to male ratio. But that is because of the way in which the government is incentivized Bilkul, people to have a girl child. And having a girl child is fantastic. It's जो absolutely बोल रहे कि fantastic. लखपति वाले इशू, Yes. बेटी पढ़ाओ, बेटी पैदा होगा तो फिक्स डिपॉजिट में पैसे, स्कूल में गए तो पैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसे, मैरिज एज में आगे फिक्स डिपॉजिट में पैसे. I mean, it's fantastic. I mean, the government, whichever government, all together have done this, and it's a wonderful job where India is Really and concerned. truly wonderful.